सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन टॉपिक के बारे में, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से ही लिया गया है। और ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी। सो स्टे ट्यून टू माय वीडियो टिल द लास्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूज़न का टॉपिक क्या समझाना चाहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक कमरा है, उस एक कमरे में 50-60 लोग हैं, ठीक है, और बगल में ही एक ओपन हॉल है या ओपन एरिया है, कुछ भी है। तो उस कमरे में काफ़ी लोग होने की वजह से उस कमरे में डेंसिटी ज़्यादा हो रही है और कमरे का एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, चोकिंग हो रहा है, क्योंकि हर कोई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है। तो इस वजह से क्या करेंगे, मूवमेंट होगा, यानी कि हर कोई वहाँ से मूव करना चाहेगा। और कब तक मूव करना चाहेगा? जब तक हमारा नंबर ऑफ़ पीपल्स वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह ओपन एरिया में चले नहीं जाते हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि इसका कॉज ये बना कि जब एक ही जगह पे नंबर ऑफ़ पीपल हैं तो किसी न किसी कंडीशन की वजह से एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, वहाँ पे जो प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उस पर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से मनी मोर ऑफ पीपल वांट्स टू मूव फ्रॉम दैट रीजन टू अनदर रीजन, ठीक है, और वो रीजन तुम्हारा ओपन होगा। तो ये एक प्रोसेस हो रही है प्रेशर क्रिएट करने की वजह से, यानी कि दे हैव टू मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ कोई नहीं है वहाँ जाएंगे, जहाँ से काफ़ी लोग हैं वहाँ से मूव करके, ठीक। तो ये चीज़ हमारा डिफ्यूजन में ही होता है। तो डिफ्यूजन एक्चुअली क्या है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। और वो कैसे होता है? रैंडम काइनेटिक मोशन के थ्रू होता है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस में ये पार्टिकल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब एक तरफ आपका कंसंट्रेशन हाई हो गया, एक तरफ कंसंट्रेशन हाई हो गया और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन लो हो गया, तो इन दोनों एरिया के बीच में जो कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, इनके बीच में एक क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? क्योंकि एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ ना। इस डिफरेंस की वजह से क्या बन रहा है? ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग होता है स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। और उस ढलान की वजह से चीज़ें ऑटोमेटिकली मूव करके एक रीजन से दूसरे रीजन में आ रही हैं। तो यहाँ भी ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ हायर डेंसिटी है, एक तरफ लोअर डेंसिटी है। तो ये ग्रेडियंट तो क्रिएट हो रही है और ये ग्रेडियंट एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है, कमी। यानी कि एक साइड में कमी है, एक साइड में अधिकता है, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। और ये प्रेशर क्या करा रहा है? डिफ्यूजन करा रहा है। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात है, एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। और ये प्रेशर क्या करा रहा है? एक प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है, जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। और इसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करेंगे एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है। तो यही हमारा होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बीकर के अंदर मान लीजिए वाटर का पार्टिकल्स है, ठीक है, वाटर पार्टिकल्स है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया कि एक इंक डाला, हमने इसके अंदर इंक डाला, ठीक है। तो क्या होगा? इंक एक जगह हमने डाला, ठीक है, एक जगह डाला। अब ये इंक फ्लो करेगी अदर डायरेक्शन में, यानी कि इट विल flow towards the region of the higher concentration to the region to the lower concentration। तो ये क्या हो रहा है? एक जगह जहाँ डाला वहाँ इसका कंसंट्रेशन हाई है, अदर एरियाज में इसका कंसंट्रेशन पुअर है, तो ये ऑब्वियसली मूव करेगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है यहाँ पे। एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे कब? जब एक रीजन में ज़्यादा होगी क्वांटिटी, दूसरे रीजन में कम होगी, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ अपने आप फ्लो करेगी। यही चीज़ नेचर में हर तरीके से काम करती है। वो चाहे हमारा सेल सिस्टम हो, तो चाहे हमारा मैटर के अंदर चीज़ें फ्लो करती हो, यानी कि अगर वो मैं बात करूँ सॉलिड स्टेट में तो भी काम हो रहा है, लिक्विड स्टेट में तो भी काम हो रहा है, गैस स्टेट में तो हो ही रहा है, ठीक। तो ये आपका हमारा जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट हुआ, इसने फ्लो करा दिया पार्टिकल्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स हमारे किस तरीके से मूव करेंगे?
यहाँ पे इनकी ज़्यादा है, ठीक। सो दे विल मूव टूवर्ड्स द लोअर एरिया, जहाँ पे इनकी डेंसिटी क्या है, लोअर डेंसिटी। तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी, यहाँ लिख देंगे लोअर डेंसिटी, ठीक। क्लियर है, आ रही बात समझ में। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे पॉइंट समझना है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये इतना ही सरफेस एरिया है। अब मैंने क्या किया, इस सरफेस एरिया को यहाँ से, यहीं से इस सरफेस एरिया को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक। तो इनिशियली द सरफेस एरिया वाज स्मॉल, ठीक है, कम सरफेस एरिया में डिफ्यूजन तेज़ी से हुआ। मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, मैंने सरफेस एरिया को यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो गया, क्या डिफ्यूजन का रेट अभी भी वही होगा? नहीं, डिफ्यूज़न का रेट क्या होगा हमारा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, with increasing surface area, diffusion rate will slow down, ठीक है। आ रही बात यहाँ तक समझ में? क्या हुआ, जैसे जैसे हमने सरफेस एरिया डिफ्यूज़न के लिए बढ़ाया, वैसे वैसे उसका रेट क्या हो गया, धीरे 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 कम होता चला गया। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का पार्टिकल्स हो सकता है। हमने जैसे एक पानी के अंदर, पानी सॉल्वेंट है, उसके अंदर हमने शुगर डाला, अब वो तब तक पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्रेड होता रहेगा, इंटरमिक्सिंग करता रहेगा, जब तक पूरे वाटर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल न जाए। तो वो क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है पूरे एरिया को कवर करते हुए, और एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन हो जाएगा, फर्दर हर तरीके से सॉल्यूट पार्टिकल्स आपका जब मिक्स हो गया तो फर्दर देयर विल बी नो डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनिशियली आपका रिलैक्स स्टेट में थे, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी मौजूद थी जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही डिफ्यूजन शुरू हुआ, इन मॉलिक्यूल के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अगर मैं इसको अलग कलर से मेंशन कर देती हूँ, इसमें कन्वर्ट हो जाती है ये आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखी है, रैंडम काइनेटिक मोशन, यानी कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल turn into the kinetic energy which will lead to the flow of the molecules from one region to another region, ठीक। अब इसमें कुछ फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो फैक्टर्स ये बताएंगे कि कब डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, कब डिफ्यूजन कम होगा। तो पॉइंट वाइज सारे क्लियर है। तो अब मैं आपको उनसे जुड़े फैक्टर्स बताऊंगी। तो फैक्टर्स क्या हैं जो डिफ्यूजन के रेट पे इम्पैक्ट डालते हैं? पहला फैक्टर होगा स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। और ये स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्या होता है, तीन ही स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम एक मूवमेंट फ्रॉम द हायर टू लोअर दिखाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में होता है, ठीक। गैस से देन आपका डिफ्यूजन लिक्विड में होगा, बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद सबसे कम किस में होगा, हमारा सॉलिड में होगा। तो गैस में, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्प्रेड होते हैं, तो इनके अंदर मोशन बहुत तेज़ी से होगा, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी ऑल्सो मैटर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना डेंस होगा। सो हायर द डेंसिटी, will directly related to lower rate of diffusion, ओके। जितनी कम डेंसिटी उतना हायर डिफ्यूजन, जितनी लो हाई डेंसिटी उतना लोअर डिफ्यूजन। थर्ड स्टेट हमारी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वर्क करता है,
जाहिर सी बात है, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो वो इवेपोरेट होने लगता है, वेपराइज होकर इवेपोरेट करने लगता है। यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर लिया, हमने उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब वो बहुत तेज़ी से मोशन करने लगे, रैंडम मोशन करने लगे। तो इसमें क्या है, हायर टेम्परेचर will directly related to higher rate of diffusion, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन पे डायरेक्टली असर डालते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आप लोग को एक और इसके सब टाइप बताऊंगी, वो क्या है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो ये हमारा है उसका सब टॉपिक जिसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो इस डिफ्यूज़न में बेसिकली क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एक मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, हमारे डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट कराएगी बिकॉज इट इज़ परमिएबल इन नेचर। तो इट विल अलाउ ओनली सम सब्सटेंसेस, ठीक है, सम particles, not all, some particles, not all, सारे particles का डिफ्यूजन ये नहीं कराती है, ठीक है। और ये जो डिफ्यूजन जिनका ये कराती है वो डिफ्यूजन कौन से होते हैं हमारे, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। हाइड्रोफिलिक क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग सब्सटेंसेस। तो इनका डिफ्यूजन बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब होगा तो स्पेशल टाइप के प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पोरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। पोरिन प्रोटीन्स ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा, तो इस तरीके से लिपिड की बाई लेयर होती है, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ये लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, इनके बीच में हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, लाइक दिस। इनको कहते हैं पोरिन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के थ्रू हमारा सब्सटेंस पास होता है, इधर से इधर होगा एंड इधर से इधर होगा, ठीक। तो ये पोरिन प्रोटीन जब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन दे आर सैचुरेटेड, यानी कि मेम्ब्रेन के सारे प्रोटीन जब सबसे सैचुरेट हो जाएंगे, ऑल प्रोटीन्स, तो क्या होगा, हायर डिफ्यूज़न होगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, एटीपी का यूज़ नहीं होगा, यानी कि नो एनर्जी विल बी यूटिलाइज इन सच टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हमारे दो तरीके के होते हैं, होता है हमारा यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट क्या है, जब हमारा डिफ्यूजन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल डिफ्यूज एट अ टाइम independently of the other, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंटली डिफ्यूज़ कर रहा है यूनिपोर्ट में, सिंगल एट अ टाइम ओनली वन मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज़, ठीक है, देन अनदर। वाइल इन द केस ऑफ को ट्रांसपोर्ट आपके मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल अकर्स, यानी कि को का मतलब ही यहाँ पे हो गया एक साथ, यानी कि टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अब ये मूवमेंट आपका दो तरीके से होता है, यहाँ तो जगह बची नहीं, ऊपर का मैं मिटा देती हूँ तभी आगे समझा पाऊँगी, ठीक है। ओके, अब आपका को ट्रांसपोर्ट जो होता है, को ट्रांसपोर्ट ये आपका दो तरीके से वर्क करता है, ठीक है।
क्या है वो? पहला है हमारा सिम्पोर्ट, दूसरा है हमारा एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट क्या होता है? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स, जो हमारे को ट्रांसपोर्ट में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स मूव्स अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, ऑपोजिट हो जाएगा एंटीपोर्ट में, मॉलिक्यूल्स मूव्स along but in opposite direction, opposite direction। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया मैंने क्या क्या समझाया? डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न किस तरीके से पार्टिकल्स के बीच में होता है। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न पे काम करने वाले फैक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं कि वो लोअर या हायर रेट ऑफ डिफ्यूज़न कराएंगे। उसके बाद डिफ्यूज़न पे हमारा जो फैसिलिटेटेड है वो फर्दर दो टाइप का होता है, सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट आपका एक मॉलिक्यूल का डिफ्यूज़न एट अ टाइम, यूनिपोर्ट को ट्रांसपोर्ट का डिफ्यूजन टू मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम। फर्दर वो दो टाइप का होगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे सिम्पोर्ट, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एंटीपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डिफ्यूजन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।